स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो कल एक चैप्टर पढ़ा जो था हमारा क्लास 12th इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए, और बुक थी हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस बुक से हमने 8th चैप्टर पढ़ा था कैसे लिखे कहानी। तो कहानी लिखते समय में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे एक कहानी का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई और आपको बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाने का प्रयास भी किया जो हमारी कहानी थी नेताजी का चश्मे के माध्यम से। तो चलिए अब इसी चैप्टर में हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। याद रखिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस अक्सर हम निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये नहीं पूछे जाएंगे, नहीं होंगे। याद रखिए पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनसे हमें बहुत हद तक क्वेश्चंस बनाने की जो है वो तरीके ज़रूर समझ में आएंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज हमारा पहला प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक से। पहला प्रश्न है, चरित्र चित्रण के कई तरीके होते हैं। ईदगाह कहानी में किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है? इस कहानी में आपको सबसे प्रभावशाली चरित्र किसका लगा? कहानीकार ने उसके चरित्र चित्रण में किन तरीकों का उपयोग किया है? तो आप सभी को पता है ईदगाह कहानी में जो सबसे प्रभावशाली कैरेक्टर था वो था हामिद का कैरेक्टर। हामिद जो एक छोटा सा बच्चा है और किस तरीके से जब उसके सारे मित्र जो हैं वो अपने अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, झूले झूलते हैं, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, तो उन कम पैसों से उसने खरीदा क्या? अपनी दादी के लिए चिमटा, क्योंकि वो अपनी दादी के हाथ को डेली जलते हुए देखता था। तो इतने अच्छे बच्चे का जो चरित्र चित्रण लेखक ने किया है वो किस तरीके से किया है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कथानक की आवश्यकता अनुसार, यानी कि जो हमारी कहानी का जो नक्शा है उसके अनुसार चरित्र चित्रण के अनेक तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका यह है कि कहानीकार स्वयं किसी पात्र के गुणों का बखान करे, यानी कहानीकार जो है वो कहीं एक दो लाइन बीच में ऐसा डाल दे जहां पर उस पात्र के बारे में बताया गया। परंतु कहानी में ये तरीका प्रभावहीन और पुराना हो चुका है। मतलब ये बहुत पुराना तरीका है जिस तरीके से अगर हम किसी कैरेक्टर या पात्र के गुणों का वर्णन करें। इस पद्धति से कहानी प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहानीकार खुद बता दे रहा है। तो इसलिए कहानी में जो एक जीवंतता होती है जहाँ हम अपने आप से कनेक्ट कर सके, वो कनेक्टिविटी कहीं टूट जाती है। इसलिए ये इसको प्रभावहीन तरीका कहा गया है। दूसरा तरीका यह है कि पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरों लोगों के द्वारा बोले गए संवादों से करें, यानी कि जो भी पात्र है वो खुद ऐसी एक्टिविटीज करे जिससे हमें उसके गुण का पता चले। दूसरा वो ऐसा बोले, यानी कि उसके डायलॉग्स ऐसे हों जिससे हमें पता चले, या जो कोई दूसरा पात्र उस चरित्र के गुणों का वर्णन करे। ये एक दूसरा तरीका है। यह तरीका बड़ा प्रभावशाली और सफल माना गया, क्योंकि देखिए इस तरीके से क्या होता है, हम खुद अपने आप को उस कहानी के अंदर इन्वॉल्व कर पाते हैं। पहली चीज़ ये समझिएगा, जब कोई कहानी घटित हो रही है तो हमारे माइंड में उस कहानी का चित्र बनने लगता है और हमारे माइंड में वो कहानी घटने लगती है। तो इस तरीके से हम कहानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पात्र का कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे हामिद ने चिमटा लिया अमीना के लिए, तो उसने एक बहुत अच्छा कार्य किया नहीं। अमीना जब रोने लगी, बच्चे को प्यार करने लगी, तो ये सब तरीके क्या थे? वो एक्टिविटी के जरिए हामिद का चरित्र चित्रण निकल के सामने आ रहा था। उदाहरण के रूप में क्या, मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी में ठिठुरते हुए देखा और अपनी शॉल उसे दे दी। तो मुरलीधर की एक्टिविटी ने उसका क्या बताया? उसके चरित्र का वर्णन किया। मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा कराने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा कर दी। अब मुरलीधर के दोस्त के पास पैसे नहीं थे, तो मुरलीधर ने, भाई उसके पास पैसे, तो मुरलीधर ने तो उसे अपने दोस्त की फीस जमा कर दी। तो ये दूसरी एक्टिविटी क्या कर रही है, ये बता रहा है कि मुरलीधर जो है वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है, मददगार व्यक्ति है। तीसरा तरीका यह है कि अन्य पात्र किसी पात्र का अपने संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण करें। अब जैसे मान लीजिए हमने बताया एक कैरेक्टर है, अब जैसे ये मुरलीधर था, अब मुरलीधर के कैरेक्टर का वर्णन अगर कोई दूसरा पात्र करे, तो मान लो उसका मित्र करे, ठीक है, या जिस व्यक्ति को उसने शॉल दिया वो करे,
तो भी हम मुरलीधर के चरित्र चित्रण को जान पाएंगे। देखिए क्या है, उदाहरण के रूप में सदानंद अपने और मुरलीधर के मित्र कृष्ण से कहता है। अब सदानंद कौन है? वो अपने मित्र और मुरलीधर का, इन दोनों का एक कंबाइंड मित्र है। यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चलते हैं। तो यानी कि क्या है, वो दूसरों की मदद करता है, इस वजह से उसके करेक्टर का वर्णन सदानंद के माध्यम से कराया। मुरलीधर के करेक्टर का वर्णन किसके माध्यम से कराया? सदानंद के माध्यम से कराया। तो ये कुछ तरीके होते हैं पात्रों के चरित्र चित्रण के। जहां तक ईदगाह कहानी का प्रश्न है, वहां इसका चरित्र चित्रण करते समय दूसरे और तीसरे तरीके का वर्णन किया गया। तो दूसरा तरीका जहां पर गतिविधि के माध्यम से, और तीसरा दूसरे पात्रों के संवादों के माध्यम से। यद्यपि इस कहानी में अमीना, हामिद, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आदि अनेक पात्र हैं, लेकिन इसमें हामिद का चरित्र सर्वाधिक प्रभावशाली है। उसका चरित्र चित्रण करने में कहानीकार ने दूसरे और तीसरे तरीके को समन्वित प्रयोग किया है, माने कि मिला जुलाकर उसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। संवाद कहानी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। महत्व के हिसाब से क्रमवार संवाद की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब संवाद किसी कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण निभाते हैं, तो अब उसी महत्व को आपको सिलसिलेवार ढंग से बताना है। संवाद कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसे कथोपकथन या वार्तालाप भी कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा, संवाद, डायलॉग्स, कथोपकथन, वार्तालाप, ये सब एक ही चीज के नाम है। कहानीकार कथानक की घटनाओं को गति प्रदान करने के लिए संवादों का प्रयोग करता है, यानी कि कहानी आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, इसलिए पात्रों के संवाद होते हैं। तथा वह पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के लिए भी संवादों का प्रयोग करता है। एक पात्र से दूसरे पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को बताने के लिए भी संवादों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा महत्व है। संवादों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि कहानीकार स्वयं परोक्ष हट रहकर कहानी के पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। अब क्या होता है, जो कहानीकार है, जो कहानी लिख रहा है, अब उसकी अपनी क्या सोच है, किसी भी चीज के मामले में उसकी अपनी क्या सोच है, वो क्या समझता है कि आगे क्या होना चाहिए, इसलिए वो एक कहानी को लिखता है। लेकिन कहानी को वो डायरेक्टली नहीं लेकर इनडायरेक्टली उन पात्रों के संवादों के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि परोक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। यहाँ पर हम जो कहानी जो कोई भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे स्वयं प्रकाश जी ने जो कहानी लिखी नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी के चश्मे लिखे, तो वो एक देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाना चाहते थे और ये भी बताना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो देश प्रेम के प्रति जागरूक है। तो इस बात को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इतनी पूरी कहानी लिखी, उसमें हालदार, पानवाला, इन सभी के संवादों को रखा। संवाद के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की भावना को उजागर करने की कोशिश करी। तो इस तरीके से कहानीकार की जो अपनी सोच है, अपनी जो थॉट है, वो सामने रखता है। परंतु कहानी में संवादों में सरलता, स्वाभाविकता, प्रसंगानुकूलता तथा रोचकता होनी चाहिए। लंबे लंबे और अलंकारिक संवाद कथा की गति और रोचकता में बाधा देते हैं। तो जितनी भी आप संवाद दे रहे हो वो हमेशा छोटे होने चाहिए, सरल शब्दों में होने चाहिए, ज्यादा उनमें बढ़ा चढ़ा कर या अलंकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे भाषा क्लिष्ट हो जाए। हमेशा संवाद ऐसे होने चाहिए जिन्हें पाठक पढ़कर आसानी से समझ सके। कहानी के संवाद बोधगम्य और पात्रानुकूल होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी सिचुएशनली जो चीज कहनी चाहिए सिर्फ उतनी ही बात होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। और पात्र के हिसाब से होनी चाहिए। पता चला पात्र तो ग्रामीण है लेकिन उसको डायलॉग्स दे दिए इंग्लिश के, तो वो पात्र के अनुकूल नहीं हुए ना। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि पात्र किस कैरेक्टर में है, इस हिसाब से संवाद लिखे जाने चाहिए और जो प्रसंग चल रहा है उसके हिसाब से होने चाहिए। यदि संवाद क्रमवार होंगे तो उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी, यानी कि सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे एक कैरेक्टर ने बोला, फिर दूसरे कैरेक्टर ने बोला, फिर तीसरे कैरेक्टर ने बोला, फिर हो सकता है दूसरा बोल दे, फिर पहला बोल दे। तो यही नहीं हो कि एक ही कैरेक्टर बार बार बोलता जाए, तो वो बात सही नहीं लगती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संवाद सरल, स्पष्ट और सरस होने चाहिए। उल्लेखनीय बात यह है कि संवाद पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल होने चाहिए, तभी वे अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 4 छोटी छोटी कहानियां लिखिए। देखिए कहानी कैसे लिखी जाती है ये सारा हमने पाठ में समझा। अब आ गया आपके टेस्ट की बारी, यानी कि अब ये 4 पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जो है बुजुर्ग महिला एक सैनिक पर के सामने जो है हार लगा हुआ चित्र है, उसके सामने एक महिला और अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक चोर है जो रात के अंधेरे में निकला हुआ है। तीसरा है कि एक स्त्री फोन पर बात कर रही है और दूसरी तरफ एक बच्चा जो है वो आग में है। चौथा चित्र है कि एक बच्चा किताबें छोड़कर सिर्फ टीवी में लगा हुआ कार्टून देख रहा है। तो ये 4 चित्र हैं जिसपे आपको अब कहानी लिखनी है। तो चलिए हमने कहानी तैयार करी है, पढ़ते हैं कैसी बनी है। सबसे पहला चित्र था जहां पर एक महिला जो है वो अपने बच्चे के साथ एक सैनिक के चित्र के सामने खड़ी हुई है, जो आपको दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं। एक दिन राम घर में घुस रहा था और उसकी माँ अपना काम कर रही थी। अचानक उसकी माँ की नजर उसके शहीद पति मेजर करण सिंह पर पड़ी। उसने राम को बुलाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद आएगी तुम्हारे पिता का देहांत कब हुआ था? उनको मरे हुए 1 वर्ष हो गया था। राम ने बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दिया। उसकी माँ ने उसे उन्हें प्रणाम करने को कहा, यानी कि राम से कहा कि अपने पिता को प्रणाम करो। दोनों ने उनको प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में वही हमारे परिवार के सदस्य बने। उनके परिवार में शहीद की पत्नी और उनका 8 साल का लड़का राम रहते थे। राम ने बड़े ही आदर से अपनी माँ से पूछा कि उनका देहांत कैसे हुआ। उनकी माँ ने बताया कि दुश्मनों को मारते मारते वह खुद भी चल बसे, यानी कि वो एक सैनिक थे जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, और नाम भी उनका है मेजर करण सिंह। उन्होंने वहां दीपक जलाया और वापस अपने काम पर लग गए। तो इसलिए एक छोटी सी कहानी लिखी जो हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग थी। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरी कहानी पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि रात का समय है, एक चोर है और इधर एक व्यक्ति जो है लकड़ी काट रहा है इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक रात एक चोर किसी के घर चोरी करके आया था। जाते जाते उसने देखा एक सरकारी नौकर पेड़ काट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, सारा शहर सो रहा था, कोई वाहन सड़क पर नहीं था, केवल वह चोर और वह पेड़ काटने वाला ही सड़क पर थे। चोर ने सारा तमाशा एक कोने में खड़े होकर देखा। पहले तो वह बहुत खुश हो रहा था, लेकिन बाद में जब उसने सारा पेड़ काट लिया तो उसके पत्थर दिल में थोड़ी हमदर्दी उस पेड़ के लिए आई। चोर के दिल में धीरे धीरे उस चोर का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने सोचा कि यह पेड़ हमें छाया देते हैं, काटे जा रहा है। उसने चोरी किया हुआ सामान वापस उस घर में रखा जहां उसने चोरी की थी। वापस आकर देखा सारा पेड़ कट चुका था और वह आदमी वहीं उसे काट कर सो गया था। चोर ने अपनी बंदूक साथ के तालाब में फेंक दी और प्रण लिया कि वह सारे बुरे काम छोड़ देगा, एक आम आदमी बनकर रहेगा। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 10 साल की जेल हुई। बाहर आकर उसने कुछ कमाने के लिए टी स्टॉल खोला और खुशी खुशी जीने लगा। तो इस तरीके से उसने एक कृत्य होते देखा जिसकी वजह से उसका दिल जो है बदल गया। अगली कहानी है जहां पर एक महिला फोन पर बात कर रही है, आग लगी हुई है, उसका बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो जो एक आग के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, राजू और उसकी माँ हर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। बाकी उसकी माँ फोन पर बात कर रही थी और वह खेल रहा था। वह घर पर आया और सीधा रसोई की तरफ चल पड़ा। वह बहुत प्यासा था। गैस खुली हुई थी। उसने जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया वैसे ही धमाका हुआ और रसोई में आग लग गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। उसकी माँ ने आवाज सुनी और वह घबरा गई। वह मदद के लिए आसपास के घरों में भागी, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उसने फोन उठाया, 102 पर डायल किया। फायर विकेट को आने में 15 मिनट लगने थे। उसने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। राजू बेहोश हो गया था। उसकी माँ को डर था कि वह मर ना गया हो। अचानक फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। राजू को अस्पताल पहुंचा दिया गया। थोड़े दिनों में वह ठीक हो गया और फिर से खेलने लगा। उसकी माँ ने सीखा कि कभी भी गैस खुले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी चौथी और आखिरी कहानी पे। इसमें क्या दिया है, जिसमें हमने देखा था कि एक बच्चा टीवी देख रहा है अपनी किताबों को छोड़कर, और टीवी यहाँ देख रहे कार्टून चल रहा है। ठीक है, रोहित एक 8 साल का लड़का है। उसे पढ़ना बहुत पसंद था,
लेकिन जब से उसके घर में नया टेलीविजन आया तब से वह सारे काम छोड़कर टीवी देखता रहता है। उसने पढ़ना तक छोड़ दिया है, उसे अब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। मैं सारा दिन एक तक आंखें लगाए टीवी देखता रहता था। 24 घंटे में से कम 10 घंटे टीवी देखता था और उसका दिमाग का वैसा ही सोचने लगा था, कैसे टीवी की तरह। टीवी में देखता, वह स्कूल में बहुत छुट्टी लेता था, वह अपने दोस्तों से भी लड़ता रहता। वह दिन भर टीवी देखते देखते पतला होता जा रहा था। वह जल्द ही बीमार हो जाता था। उसके माता पिता ने सोच लिया कि वह टीवी के तार काट देंगे। उन्होंने केबल तार काट दी। वह बहुत रोने लगा। वह पूरा दिन रोता रहता। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। स्कूल जाने पर मन भी नहीं करता। तो उसकी माँ ने उसे समझाया। वह सब समझ गया और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखेगा। उसका पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो गया और वह फिर कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4, जो आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? एक कहानी में कई कहानियां छिपी होती हैं। किसी कहानी को किसी खास मोड़ पर रोककर नई स्थिति में कहानी को नया मोड़ दिया जाता है। नीचे दी गई परिस्थिति पर कहानी लिखने का प्रयास करें। सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बड़ा बेटा रामचंद्र धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। रामचंद्र माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। आगे की कहानी आप लिखिए। अब आप सभी को पता है ये दोपहर का भोजन कहानी से लिया गया है, तो उस कहानी को आपको इसके आगे बढ़ाना है। सिचुएशन दे दी, अब इसके आगे बढ़ाना है। देखिए क्या है। रामचंद्र के मुख से यह सुनकर उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, सिद्धेश्वरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि गरीबी के दिन अब लद गए। वह घर के सभी प्राणियों को अब ठीक से खाना परोस सकेगी। दूसरा बेटा पढ़ाई को पूरा कर सकेगा और छोटे बेटे को ठीक से इलाज हो सकेगा। इस पर सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा वेतन कितना मिलेगा? रामचंद्र ने उत्तर दिया, माँ मुझे 500 रुपये मासिक मिलेगा, यानी कि 500 रुपये महीने मिलेगा। सिद्धेश्वरी, बेटा यह तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पिता मुंशी चंद्रिका प्रसाद को भरपेट भोजन मिलेगा, मोहन अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा और अब मैं प्रमोद का पूरा इलाज करवाऊंगी। यह सुनकर रामचंद्र ने अपनी माँ के हाथ में 100 रुपये रख दिए। माँ ने पूछा कि यह पैसे कहाँ से आए? रामचंद्र ने कहा, माँ ये 100 रुपये मुझे पेशगी में मिले हैं। मेरी मिल का मालिक बड़ा ही दयालु व्यक्ति है, उसने मेरी योग्यता देखकर मुझे नौकरी दी है। माँ ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद का परिणाम है। तो इस तरीके से हमने एक अधूरी कहानी जो थी उसको पूरा किया और इसी के साथ हमारे इस अध्याय के प्रश्न भी खत्म। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये तो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। मैं इसी चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊँगी, वो भी जल्दी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अब मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।